नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। दो रुख में आज बात एक बहुत ही अहम और हसास मुद्दे की। यह मुद्दा है कब्र और कब्रिस्तान से जुड़ा। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिसने मुसलमानों और कब्रिस्तान के रिश्ते को झकझोर कर रख दिया है। एक मुसलमान के पास भले ही जिंदगी में जमीन हो या न हो, लेकिन मरने के बाद 2 गज जमीन की उसे पूरी उम्मीद होती है। उसे इत्मीनान होता है कि जिंदगी की तकालीफ भले ही उसे बेचैन करती हो, लेकिन कब्र में आखिरकार उसे चैन नसीब होगा। लेकिन शहर हैदराबाद में वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों की कारकर्दगी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम मैयत को कब्र में दफनाने की इजाजत नहीं दी। हत्ता कि ऐसे ही एक मामले में एक मैयत को गैर मुस्लिम के कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। यही मुद्दा है जिस पर आज हम खास तौर से बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। इरफान कादरी कांग्रेस लीडर हैं और साथ ही इफ्तिखार अहमद टीआरएस के लीडर हैं। हम इन दोनों से इनका रुख जानना चाहेंगे। पहला सवाल इरफान कादरी साहब से। इरफान साहब, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए? क्या ये हालात अचानक बन गए या इसमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं या ऐसी बहुत सारी बुरी कह सकते हैं जो एक लत पड़ी है जो अब जड़ें जमा चुकी है? देखिए, जब से ये कोरोना वायरस जो है, इसकी महामारी सारी दुनिया में जब से हो गई है, लोग अपने आप इस तरीके से डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हालात होने वाले हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि शहर हैदराबाद, जो कि एक ये कहा जाता था कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, और लोग जो है आज के हालात में इतने डरे हुए हैं, और मुतवल्ली लोग या फिर जो भी हो, ये लोग जमीन देने के लिए डर रहे हैं। इनका ऐसा, इनके जो डर है ये बेवकूफी बना है। तो मसला यही है कि सब जो गंगा जमुना तहजीब की तरीके से जो हमारा शहर हैदराबाद माना जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है इस चीज को देखकर अफसोस हो रहा है कि हमारे हैदराबाद के कुछ मुतवल्लिस जो है कब्रिस्तान को जगह नहीं दे रहे हैं, तदफीन के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक ख्वाजा मियाँ जिसका नाम था, उनका भी जो है एक हुआ था वाकया जिसमें 4-5 मुतवल्ली जो है इसको परमिशन नहीं दी। बड़ी दुख की बात है। एक हाल ही में खिला गोलकुंडे में भी एक 22 तारीख के दिन 22 जून 2020 को जी हाँ, एक आयशा बेगम नामी का, एक आयशा बेगम का जो है इंतकाल हुआ। उसमें पता चला कि उनको जो है कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव आया था। तो खिला गुलगुंडे का एक शातम तालाब का एक कब्रिस्तान है, वहाँ के मुतवल्ली भी जो है इसको जगह नहीं दी। हालांकि कोई सियासी लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बावजूद भी नहीं दिए। तो बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे वक्त में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय और मरहूमीन को जो है तदफीन की जगह देने के बजाय, फ्री में देने के बजाय, ये लोग जो है ऐसी तरीके से कर रहे हैं कि बड़ी शर्मनाक बात है ये। लेकिन इससे पहले जो ख्वाजा मियाँ के ताल्लुक से आप बात कह रहे थे, जो तकरीबन 1 महीने पहले का वाकया है, उस मामले में तो ये बातें कही जा रही थी कि वो जो है जो मैयत थी वो किसी कोरोना का मामला नहीं था, तब भी उसे मना कर दिया गया। 5-5, 6-6 कब्रिस्तान के मुतवल्लियों ने उन्हें मना कर दिया। जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ आजम साहब के लोग इतने डरे हुए हैं मुतवल्लिस लोग कि कहीं ना कहीं ये वायरस हमें ना लग जाए। कई अब ये देखिए, कई लोग तो ऐसे हैं जिसको इंतकाल जो है हार्ट अटैक की तरफ से आया या नेचुरल डेथ हुए बता सकते हैं, लेकिन उनको भी देने के लिए जो है मुतवल्ली लोग डर रहे, या फिर पता नहीं क्या वजह है। देख, इसमें बीच में क्या हो रहा है, जो लोग एजेंट्स है जी, इसमें लोग कोई जो है 10,000 रुपये, कोई 50,000 रुपये जगह के हिसाब से डिमांड करके लोगों से जो है मुतवल्लियों को दिलाकर जो है वो अंदरूनी तौर पे काम कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत संगीन मामला है कि एक इंसान की जब वो मैयत को दफनाने के मामले पर यहाँ पर एजेंटी भी चल रही है, यहाँ पर कमीशन का खेल चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप टीआरएस से बिलोंग करते हैं। वक्फ बोर्ड जो है उसका सीधा नाता होता है जो भी हुकूमत बख्तर इक़्तिदार होती है। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या रुख है आपका इस पर? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो कोरोना की जो वबा चल रही है पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में जो है लोग सहमे हुए हैं। अभी जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा, तो जहां तक हमारे हैदराबाद का ताल्लुक है, तेलंगाना का, और हैदराबाद में जो वाकया पेश आया था राजेंद्र नगर के नवाई इलाके के अंदर, जिसके अंदर जो है एक मैयत को दफनाने नहीं दिया गया, तो मैं न्यूज़ 18 का भी शुक्रगुजार हूं कि सिर्फ न्यूज़ 18 ने ही जो है इस मामले को जो है लेकर आया मंजर-ए-आम पर, और इसके बाद जो है लोगों की आंख खुली कि ऐसा जो भेदभाव हमारे जो मुस्लिम मैयतों के साथ हो रहा है। जो मसला जब मीडिया के अंदर आया न्यूज़ 18 के जरिए, तो खुद जो है चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने जो है एक मीटिंग बुलाई
और उसके बाद उन्होंने जो एक टोल फ्री नंबर भी दिया कि अगर कहीं भी ऐसे वाकयात पेश आते हैं और किसी को तदफीन करने की इजाज़त नहीं देते मुतवल्ली या कब्रिस्तान के जिम्मेदारान या मसाजिद कमेटी के लोग, तो वो जो है डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे फोन्स वहां पर आते गए और इसी तरह वहां से भी डायरेक्शंस जो है मुतवल्लियों को और जिम्मेदारों को दिए गए। मगर हाल ही में फिर एक वाकया हमारे सामने आया कि जो है फिर एक जो है लड़के को जो है जिसके वालिद को दफनाना चाह रहे थे तो वहां पर जगह फराम नहीं की है। इंतहाई बदबख्ताना वाकया है और मैं भी इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। और जहां तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक है, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो जो है मैं समझता हूं कि अब तक जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बेहतर तौर पर कर रहे हैं, मगर और भी इसके अंदर जो है थोड़ी सी सख्ती लाने की जरूरत है। मुतवल्लियों का जहां तक ताल्लुक है, मैं कहूंगा कि जो वक्फ एक्ट है उसके तहत जो है मुतवल्लियों का अपॉइंटमेंट होता है और बहुत सारे मुतवल्ली जो है वो खानदानी तौर पर जो है सिलसिले से चले हुए आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा मजबूत जो है उन लोगों का मौकूफ है वक्फ बोर्ड के अंदर कि वक्फ बोर्ड उनके ऊपर जो है उनको डोमिनेट नहीं कर सक रहा है, या मतलब वक्फ बोर्ड जो है वो कमजोर पड़ रहा है, इस तरह से वो सिर्फ हाथी का दिखावे का दांत बनकर रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड नाकाम है, वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, मगर ये जो मुतवल्ली जो है जो वक्फ एक्ट के तहत जो उनको इख्तियारात हैं या फिर जो है वो खानदानी तौर पर जो मुतवल्ली चलते हुए आ रहे हैं, तो वो उन लोगों की एक जो है मैं चेयरमैन साहब अगर एक मीटिंग बुला के उनको कन्विंस कर सके तो मैं समझता हूं कि ये कर सके तो इसका मतलब वो कर नहीं पा रहे हैं इससे पहले। और जो सवाल अभी इरफान साहब उठा रहे हैं कि यहां पर एजेंटी भी चल रही होती है, 10,000 से लेकर के लाखों रुपए तक के पैसे का खेल होता है, क्या ये मुतवल्लियों का यही फरीजा है? इंतहाई बदबख्ताना है और मैं खुद इसको कंडम कर रहा हूं। खुद चेयरमैन ने भी इसको कंडम किया है। उन्होंने भी ऐलान किया कि कहीं भी जो है तदफीन के लिए कोई अगर पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। तो मेरी भी ये गुजारिश है कि अगर कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो फौरी तौर पर वहां के जो मुकामी एमआरओ हैं और मुकामी पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे, क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता रहा है पहले? क्या आप जानते हैं, क्या आप मानते हैं किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, ये अब से नहीं हो रहा, ये घर से दराज से हो रहा है। पिछली हुकूमतों में भी हुआ करता था, पिछले वक्फ बोर्ड के अंदर भी हुआ करता था। ये अरसे दराज से मुतवल्लियों का और मसाजिद कमेटियों के और जो जिसके तहत जो कब्रिस्तान आते हैं, आप बाज़ाब्ता आप देखें कि हैदराबाद में कई कब्रिस्तानों पे बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर बिला इजाजत किसी की तदफीन नहीं हो सकती और सिर्फ मुकामी लोगों को ही यहाँ पर तदफीन की इजाजत है। ऐसे कई बोर्ड आपको आवेजा नजर आएंगे कब्रिस्तानों के सामने। तो मैं ये समझता हूं कि सारे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जब ये सिस्टम इतना जंग खा चुका है कि इसको जो है जरूर जो है बदलने में कुछ वक्त लगेगा, मगर बदलने की जरूरत है। तो वक्फ बोर्ड को भी जो है मैं समझता हूं कि जो भी काम वो लोग कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, मगर इससे आगे बढ़कर भी उनको जो है इक़दाम करने चाहिए और एक खुसूसी इजलास इक़दाम करने चाहिए। इरफान कादिर साहब, ये जो आपने पहलू सामने आप लाए हैं कि यहां पर पैसों का भी खेल होता है, ये मुझे लगता है कि कोरोना वबा की जो चादर ओढ़ रहे हैं आप लोग, ये गलत है। ये सिर्फ एक दिखावा है, बहाना है। 5-5, 6-6 कब्रिस्तान में अगर मैयत को दफनाया नहीं जा सकता तो आखिर मुसलमान वो जाएंगे कहां? ये कब्रिस्तान है क्यों फिर? क्या सवाल करना चाहेंगे आप इफ्तिखार साहब से, क्या कहना चाहेंगे? मैं इफ्तिखार साहब से यही कहना चाहूंगा कि बोलने और करने में फर्क होता है इफ्तिखार साहब, क्योंकि हैदराबाद के कई कब्रिस्तानों के ऊपर जो है सियासी जमात का एक हिसाब से कब्जा है। जो मुतवल्ली होते हैं वो कोई किसी खास सियासी जमात जो हैदराबाद की है उसके जो है वो लोग अंडर में होते हैं। तो ये सलीम साहब जो बोल रहे हैं मीडिया के सामने आके, वो हकीकत में कर नहीं पा रहे। तो ये जमातें कौन सी हैं? ये सियासी जमात कौन है? आवाम को जानने का हक है, बताइए। इसके लिए जो है ना प्रॉब्लम, जी बिल्कुल आप बखूबी जानते हैं सर कि हैदराबाद में जो इनकी जो साथी पार्टी है AIMIM है, उसी पार्टी के मुतवल्ली जो इनके खास लोग हैं, जो मुतवल्ली है वो MIM पार्टी के लोग हैं। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, हमारे हैदराबाद किला गोलकुंडे में आई है जहां शमशा अपने शातम तालाब का जो कब्रिस्तान है, बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, कुतुबशाही कब्रिस्तान है, उसके मुतवल्ली MIM के लीडर है। जब इंतकाल हुआ, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल हुआ लेडीज का, फिर बाद में खैर पॉजिटिव आया उनको कोरोना, लेकिन उनको एक लेडीज को तदफीन नहीं करने दिए। और आपको मालूम होना चाहिए साहब, वो औरत जो है हर माह जो है कब्रिस्तान में कुछ एक फंड जमा कर रही थी जिसका मरहूम का जो इंतकाल हुआ, यानी वो कब्रिस्तान में एवरी मंथ एक कब्रिस्तान की जगह के लिए फ्री बोलकर जो है एवरी मंथ कुछ पैसे दे रहे थे वहां पे शातम तालाब की कब्रिस्तान में। लेकिन उसी लेडी का जब इंतकाल होता है तो उसको जगह नहीं दी जाती है।
बड़ी अफसोस की बात है साहब। ये बहुत अफसोस का वाकई मकाम है। दरअसल जड़ें जो है वो जमा चुकी हैं, चाहे वो एजेंटी या कमीशन का चक्कर हो, चाहे मुतवल्लियों के कुछ खानदानी विरासत चली आ रही हो, जवाब मसले हैं। हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अपने मेहमानों से हम गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद हम इसके और दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख और हमारे साथ दो खास मेहमान अभी तक बने हैं। इरफान कादिर साहब हैं, कांग्रेस लीडर, और टीआरएस लीडर हैं इफ्तिखार अहमद। मामला है कब्रिस्तान में तदफीन को लेकर, हम इसी पर सवाल जवाब कर रहे थे। हम फिर से एक बार चलते हैं इरफान कादिर साहब के पास। इरफान साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर ये जो बुराइयां हैं जो आपने गिनाया कि यहां पर कमीशन का खेल होता है, खुद अभी इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि कुछ ऐसे मुतवल्ली हैं जिनको लगता है कि खानदानी तौर पर हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है, हम ही रहेंगे और एक खास तबके के लोगों को इसमें दफनाने देंगे। इन बुराइयों पर क्या कभी खुलकर कभी कोई बात नहीं हुई? कैसे इसका सद्देबाब होगा इरफान साहब? जी देखिए, जो सरकार में जो आते हैं उनके बाद उनकी तरफ से जो चुना जाता है चेयरमैन जी, तो ये चेयरमैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ना कि सिर्फ जो है मीडिया के सामने आकर चार बातें बोलकर जो है खुश करने के बजाय अगर वो इसके ऊपर एक्शन लेते तो शायद ये कभी सुनने में नहीं आता था होगा। आप मुतवल्ली अगर 5-6 मुतवल्ली जिसके बारे में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सलीम साहब गिन रहे थे, मैं कहता हूं कि ऐसे कई लोग हैं। ये तो गिने चुने जो सामने जो चेहरे हैं वो एक अलग जगह है। तो अब अगर इनके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया जाता था तो फिर ऐसे वादा तो कहीं जा पाएंगे, और कहीं जगह पर जो है ये बोलते हैं करते नहीं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि मैंने जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे बताया था कि हैदराबाद में ये एक्शन नहीं लेते, सिर्फ बोलने वाले हैं लोग। क्योंकि हैदराबाद में एक सियासी जमात के कई लोग मुतवल्ली होते हैं, अपने कब्रिस्तानों के और मस्जिदों के सदर होते हैं, तो दरगाहों के मुतवल्ली होते हैं। तो ये लोग जो है ना, इनके ऊपर ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं मीडिया में आके, लेकिन एक्शन नहीं लेते। कई मैं चीजें सामने गिन के रख दूंगा, एक्शन नहीं लेते। इफ्तिखार साहब, सीधा सवाल आपसे भी है, आपकी पार्टी बरसर इख्तिदार है, दूसरी जमात जिसका अभी जिक्र हुआ वो आपकी पार्टी के साथ शराकत में यहाँ हुकूमत में है, ऐसे में क्या आप पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? सवाल सीधा है कि अब तक क्या एक्शन लिया गया? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके तहत वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हमारे काबिल दोस्त को भी मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड हमेशा एक ऑटोनोमस बॉडी होता है और इसके अंदर जो अरकान चुन के आते हैं वो मुख्तलिफ जो है अलग अलग जो है ज़मरे में काम करने वाले होते हैं वो लोग। तो वो पहले मेंबर बनते हैं, मेंबर बनने के बाद चेयरमैन का इंतखाब होता है। तो कभी भी जो है जो वक्फ बोर्ड है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो हुकूमत के दबाव में काम नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और जब भी कोई फैसला लेना होता है तो जो बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड का, उसकी मीटिंग के जरिए फैसला लिया जाता है। और तो मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि जब पहला मामला तकरीबन 1 माह पहले आया था, उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? 6 कब्रिस्तान के मुतवल्लियों में से कितनों को सस्पेंड किया गया? उन तमाम लोगों को मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, जी मेरे तक जो जानकारी ये है कि वहां पे अब तक जितने कंप्लेंट्स आए हैं उन मुतवल्लियों को जो है नोटिस भी दी गई है और उनसे जवाब तलब किया गया है। और जब भी कोई कंप्लेंट आएगा तो जरूर जो है वक्फ बोर्ड इसके ऊपर एक्शन लेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और जहां तक औकाफी जायदादों का ताल्लुक है, ये वक्फ बोर्ड हमेशा जो है एक इंडिपेंडेंट इदारा रहा है और उसका जो काम करने का जो तरीक़ेकार है वो वक्फ एक्ट के तहत होता है। और वो लेकिन इफ्तिखार साहब, मेरा एक सवाल ये है, आप अभी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से उनको नोटिस सर्व किया गया, लेकिन उस पूरे मामले को तकरीबन 1 माह गुजरा, फिर से ऐसा एक मामला सामने आ गया। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी मतलब शर्म तो हमें भी आ रही है। क्या हम तमाम लोगों को इस बात पर शर्म नहीं आना चाहिए कि एक मैयत है उसको दफनाने नहीं दिया जाता, हालात यहां तक आ जाते हैं कि उसे एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया जाता है? क्या इस बात से आंखें जो है वो पानी से भर नहीं जाती? एक बात है, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो गलती कर रहे हैं, समझे आप? तो मेरा बोलना ये है कि ये जो भी वाकयात हो रहे हैं काबिल मजम्मत है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके साथ भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, क्योंकि बहैसियत वकील भी मैं ये बात रख रहा हूँ उनके सामने कि अगर ऐसा वाकया आपके साथ पेश आता है और आपकी मैयत को कोई भी मुतवल्ली तदफीन करने नहीं देता, तो आप सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप क्रिमिनल केस उनके खिलाफ बुक करवाइए मुकामी पुलिस स्टेशन के अंदर और एमआरओ को आप लेटर दीजिए
आप जब तक जो है दूसरे जो आपके हाथ में जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लोग इसी तरह बेखौफ। लेकिन सवाल ये है ना, आप जो बता रहे हैं तब तक मैयत को कहां रखा जाएगा? तब तक मैयत को कहां रखा जाएगा? फिल फॉर पुलिस जो है मौके वारदात पे आके वहां पे मतलब इरफान साहब, क्या यही एक रास्ता बचा रह गया है? लगाया जा सकता है अगर क्या आवाम के बीच से वो जज्बात और वो तमाम वो जो इनकलाबात और बातें जो होती है वो सब धरे के धरे रह जाएंगी? जो चाहेगा मनमानी करता रहेगा? देखिए, जब से 2014 से इनकी सरकार आई है तब से ये मनमानी ही कर रहे हैं। ये सिर्फ ये लोग जो है बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। ये बोलने में बड़े माहिर हैं, करने में कुछ नहीं है। आप देखिए कि हालात, अब आपने वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया पे जिसमें उस्मानिया हॉस्पिटल के पास बताया जा था कि डेड बॉडियों की लाइन है, लावारिस लाशें की जो है ना एक के ऊपर एक डाल कर रख दिए, कोई पूछने वाला हल नहीं है इसका। और क्या इसके वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोग वहां पर जो है अपने चंद लोगों को भिजा के लोग ये बताए कि 8 लोगों को जो है एम्प्लॉय रखा गया, तो उसमें पता नहीं कर सकते कि कितने लोग जो है वहां पर कहां का डेड बॉडीज है, कहां लावारिस लाशें हैं, कहां पे जो है कोरोना वायरस की तरफ से मालूम हुआ है कई केसेस आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि डेस्क पे जो है नंबर दिए हेल्पलाइन सर्विस, कभी जिंदगी में नंबर नहीं लग रहा है। यानी अगर इनसे हेल्प लेना है वक्फ बोर्ड से तो आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ फोन के लिए। तो क्या ये काम इनका ये सही है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ पे जो है थपथपा ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको इनके इफ्तिखार साहब को बोलना चाहूंगा कि नोटिस देंगे कब करेंगे आप? नोटिस देने का क्या है? आप बर्खास्त करें, नए मुतवल्ली को रखें उसमें कौन रखता है आपको बताइए? आपके पास हिम्मत है तो कीजिए, क्यों नहीं करते फिर आप? पुराने मुतवल्ली आप ही ने कहा कि बरसों से जो है खानदानी तौर पर वो आते हैं मुतवल्ली बनते, तो आप ऐसे लोगों को सोशल एक्टिविस्ट को ढूंढिए जो कि वो मुतवल्ली बन के जो है काम कर सकता। मैं समझता हूँ कई फाइल ऐसे रखे हुए मुतवल्ली बनने के लिए लोग रेडी हैं, आप उनको दीजिए खिदमत का मौका। जो पैसे नहीं खाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको करने दीजिए। इफ्तिखार साहब क्या जवाब है? जो है ना ये दोहरा सलूक है साहब कि वक्फ बोर्ड एक तरफ ये बोलता है कि देखिए जनाब, मैं आपसे इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ एक्ट 1995 के तहत कायम किया गया है और जो वक्फ बोर्ड जब कॉन्स्टिट्यूट होता है तो ये लोगों की हिम्मत नहीं है, ये लोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी ये सबसे बेहतरीन करते हैं। मैं फिर एक मरतबा करता हूँ कि टीआरएस पार्टी और इनकी जो बाया बाजू की जो खास जमात है मजलिस पार्टी, ये मजलिस पार्टी के कई लोग रखना पड़ता है क्योंकि ये प्रोसीजर है। मैं वही तो कर रहा हूँ कि प्रोसीजर लाइसेंस की वजह से मुतवल्लियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो है तरमीम लाने की जरूरत है। और वक्फ बोर्ड के जितने भी अरकान है मेरी, और इसमें जो पैसे का खेल हो रहा है, जो कमीशन खोरी हो रही है, उसको कैसे आप रोक पाएंगे? डिसीजन लेंगे, हम उसके साथ हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर जंगी खतूत के ऊपर इक़दाम करने की जरूरत है, इसके अंदर इंटरवेंशन होने की जरूरत है, ऐसी कमेटी बनाई जाए। जरूरत है, हाँ ये काम करेगा कौन? जो बरसे इक़्तिदार, उसी से सवाल होगा ना। आप ये मत बताइए इसकी जरूरत है, आप करेंगे क्या, कर क्या रही है बताइए? सरकार आपकी, चेयरमैन आपका, आप चाहे तो इमीडिएटली एक्शन ले सकते साहब, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे, सिर्फ जुमलेबाजी है सिर्फ। यानी स्पीड करने की जरूरत है और फौरी जब भी ऐसे वाक़यात हो उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। सर, दो बड़ी बड़ी मिसालें सामने आ गई, पूरे मुल्क में यह खबर फैली है। बताइए क्या लग रहा होगा आपको सुनकर कि एक मैयत है जिसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया जाता, 5-5, 6-6 कब्रिस्तान में दफनाए जाने से उसे मना किया जाता है। फिर एक, चूंकि यह हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, एक गैर मुस्लिम जो है पड़ोसी वो तैयार हो जाता है और गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में उसकी तदफीन होती है। शर्म से ये बहुत झुक जाने का मौका है। मैं आप दोनों से एक बार एक आखिरी सवाल करता हूं। इरफान साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं कि मसाइल का हल क्या है? ठीक है, ये एक मसला है, इसका हल क्या है? वक्फ बोर्ड क्या करे और अवाम क्या करे, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या सिर्फ अवाम जो है तमाशाई बनी रहेगी? देखिए इसमें जो है ना, जी देखिए सर, इसमें एक ही बात है, ओपनली जो है
सलीम साहब को सामने आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जमात से कोई भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। आप एक्शन नहीं लेंगे, उसमें कोताही करेंगे तो फिर इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे। और दूसरी चीज जो है, अवाम से मैं गुजारिश ये करता हूं कि ठीक है, वायरस कोरोना वायरस से अगर मरा भी है, कोई मरहूम किसी का इंतकाल भी हो जाता है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी के साथ लेकर उसको तदफीन करें। देखिए, कोरोना के अगर कोरोना मरीज की मौत होती है, उसके लिए बाकायदा WHO की भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो मकामी इंतजामिया है उसका साथ लेते हुए कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है। यह सिर्फ हैदराबाद का मामला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि जितने भी, चाहे वो हमारे पास WHO हो या फिर जो है GHMC हो, उसके भी लोग जो है साथ में जोड़ रहे हैं। और मैं GHMC के लोगों को मैं तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल साथ दे रहे हैं इस चीज के लिए। वो डेड बॉडी ला रहे हैं, इस्लामिक तरीके से आप अपना इंतजाम कीजिए और उनको जो है तदफीन कीजिए, बल्कि वो लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन ये जो मुतवल्लिज लोग ऐसी तरीके से हरकत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ ठंडा पानी पीकर ये नोटिस जारी नहीं करना चाहिए। उनको इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए और स्पॉट पे आना चाहिए चेयरमैन को कि ये कैसे हो रहा है, इमीडिएटली इसको तदफीन करने दीजिए बोलकर। तो ये चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक और जो है इसी महीने में 10 तारीख के दिन भी एक डेड बॉडी हुई थी, जिसका नाम जो है रशीद अली खान बोल के नाम था। गांधी हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो गई, कोरोना वायरस उनको पॉजिटिव आया। उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी मिसिंग है। लेकिन उसके लिए वक्फ बोर्ड को भी इत्तला दी गई थी कि भाई, एक माइनॉरिटी को भी दी गई थी कि भाई ऐसा डेड बॉडी गायब है, लेकिन उसका कोई जो है इनकी तरफ से, इनकी सरकार की तरफ से बहुत लापरवाही है। स्पेशली गांधी हॉस्पिटल में की तरफ से भी जो है ये बहुत लापरवाही का मामला है कि एक डेड बॉडी को जो है उनके पास जो है उनके घर वालों को नहीं दी जाती और मिसिंग करार दिया गया जी। तो बड़ी शर्म की बात है इनकी और इनकी सरकार को। इफ्तिखार अहमद साहब, जो आपने बताया कि बाकायदा एक हेल्पलाइन तश्कील दी गई है और इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं कि 1 महीने पहले के वाकये के बाद 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले फिर से ऐसा मामला सामने आया है, जबकि उस शख्स का कहना है कि वो हेल्पलाइन के लिए बार बार कॉल करता रहा, लेकिन उसे कब्रिस्तान में तदफीन की इजाजत नहीं मिली अपने रिश्तेदार को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या हैदराबाद इन्हीं खबरों को लेकर सुर्खियां बनती रहेंगी हैदराबाद की? इफ्तिखार साहब, हम जानना यह चाहते हैं कि आगे क्या होगा, जल्द से जल्द कैसे इसे ठीक किया जाएगा? मैं यही कह रहा हूं कि जो वाक़यात हो रहे हैं वाकई शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। और जो हेल्पलाइन को फ़ोन मिलाने के बाद भी वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला, और चेयरमैन को चाहिए कि जो भी उसके जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ले और ऐसे वाक़यात फिर से सद्भाव ना हो, क्योंकि ये न सिर्फ जो है किसी बोर्ड के लिए बल्कि सारे हैदराबादियों के लिए भी इंतहाई शर्म की बात है। और हमको बार बार ऐसे जो न्यूज़ेस हम देखते हैं, वाक़यात जो रोनमा हो रहे हैं, इससे वाकई जो है बेहद जो है सर जो है शर्म से झुक जाता है। तो ऐसे वाक़यात ना हो, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो है तमाम लोग मिलकर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सबको मिल बैठना चाहिए। और सबको आप ये मत भूलिए कि आप बरसरे इक़्तिदार जमात से हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। एक जमात का नहीं होता, बिल्कुल जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम भी जो है हमारी तरफ से जो भी कंसर्न दूसरों को लगाते हैं बस नजर में भी ये चीज को लाएंगे। और चेयरमैन साहब से भी मेरी अपील है और गुजारिश है और डिमांड है कि वो इस मसले के ऊपर एक खुसूसी बोर्ड मीटिंग बुला के जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन ले, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात जो है रोनमा ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए, अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ऐसे कुछ कदम उठाए जाएंगे कि हैदराबाद शहर में ये जो खबरें इस तरह की सुर्खियां बन रही है वो सुर्खियां नहीं बनेंगी, बल्कि यहां सब कुछ बेहतर होगा। आदाब।